हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, जिस तरीके से परिस्थितियां लगातार दिन प्रतिदिन बदलती जा रही हैं और लगभग चीन और भारत के बीच में खुलकर एक टसल शुरू हो चुकी है, ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसे हालात में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन नज़र आ रही है वो इस समय पर बांग्लादेश के अंदर भी नज़र आ रही है। बांग्लादेश जो भारत का एक बहुत अच्छा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश जो बहुत अच्छा दोस्त है, बांग्लादेश वो जिसके ऊपर पाकिस्तान उस समय के पश्चिमी पाकिस्तान जो लगातार अत्याचार कर रहा था, उसके फेवर में हमारा उसके सपोर्ट में हमारा जो बांग्लादेशियों के सपोर्ट में हमारी जो सरकार ने काम किया और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, बांग्लादेश के जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसे सपोर्ट किया, मुक्ति वाहिनी को ट्रेंड किया, मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया, वो सारी चीज़ें आज के दिन अगर आप लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक नज़ीर बन चुकी हैं, एक एग्जाम्पल बन चुकी हैं दो पड़ोसियों के बीच में। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जिस तरीके से 1971 से लेकर 2020 के बीच में 50 साल बीत चुके हैं लगभग, तो इन 50 साल के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो दो जनरेशन्स पूरी तरीके से बदल चुकी हैं और आज की जो यंग जनरेशन है उसकी एस्पिरेशंस काफ़ी हद तक बदलती जा रही हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। 50 साल के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र में न जाने कितना पानी बह चुका है और न जाने कितनी ज़्यादा परिस्थितियां जो हैं वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चेंज हो चुकी हैं। फिर भी दोनों देश आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छी दोस्ती रखते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल 2015 के प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर देखा जा सकता है और शेख हसीना के जो 2 बार दौरे 2017 और 2019 के अंदर हुए उनको भी लेकर देखा जा सकता है। तो दोस्तों, अभी जो पूरा प्रॉपर एनालिसिस है वो बांग्लादेश को लेकर इसी चीज़ के लिए है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी खुशखबरी आपको दे दें कि हम लोगों ने आपके लिए एक ऐप लॉन्च कर दी है। जितने भी स्टूडेंट्स यूपीएससी को लेकर यूपीएससी की फ्री कोचिंग के फ्री क्लासेस अटेंड या फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास अटेंड को एक अलग प्रोसेस से देखा जाएगा, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके अंदर जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल है उसे आप ले सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी प्रिपरेशन में। कम टू द पॉइंट ये है दोस्तों कि हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश जो शुरू से हमारा बहुत अच्छा एक दोस्त रहा है, लेकिन पूरी की पूरी सिचुएशंस अगर आप देखेंगे तो 100% सिचुएशंस भारत के फेवर में है, ऐसा भी नहीं है। अगर आप बांग्लादेश की लोकेशन को देखें, यहाँ पर 1971 के अंदर ये जो बांग्लादेश है ये एग्जिस्टेंस में आया और उससे पहले ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखें, अगर आप बांग्लादेश की हिस्ट्री को भी उठाकर देखें तो बांग्लादेश जो है वो इंडिया से हिस्टोरिकली कल्चर की फॉर्म में, ट्रेड की फॉर्म में, ज्योग्राफी की फॉर्म में, कल्चर, ट्रेड, ज्योग्राफी और उसके बाद रिवर्स का एक ही तरीके की नदियों का हम पानी पीते हैं और ये सब चीज़ें लॉन्गेस्ट बॉर्डर ये हम लोग शेयर करते हैं। इसी तरीके से जो सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो भी हम एक जैसा शेयर करते हैं। शॉर्ट में अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो पाल डायनेस्टी का जो पूरे का पूरा सिस्टम है, वो पाल डायनेस्टी जो है वो भारत उसका जो रूल था वो नई दिल्ली से थोड़ा सा दूर कन्नौज के आसपास तक था। उस टाइम तो दिल्ली थी भी नहीं। इसी तरीके से अगर आप हिस्ट्री को उठाकर दूसरे फॉर्म में देखेंगे तो सल्तनत जो था, सल्तनत पीरियड के अंदर भी बंगाल की अपनी एक सल्तनत होती थी और वो पूरे के पूरे सिस्टम को रूल करती थी। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक टाइम ऐसा था कि बंगाली नेशनलिज्म जो है वो इंडियन नेशनलिज्म को सिंबलाइज करता था। बंगाली नेशनलिज्म वॉज symbolizing इंडियन नेशनलिज्म, जो बंगाली नेशनलिज्म था वही इंडियन नेशनलिज्म था। तो सोच कर देख सकते हैं कि हमारा बंगाल और बांग्लादेश के साथ कितना ज़्यादा
क्लोज रिलेशंस है। और इंडिया का भी एक बड़ा प्रांत जिसकी आबादी लगभग 15 करोड़ के आसपास है, वो भी बांग्लादेश जैसा ही पूरा कल्चर जो है वो शेयर करता है। तो शॉर्ट में यदि देखा जाए दोस्तों, तो एक बड़ा हिस्सा भारत में भी बंगाल इमोशंस और बांग्ला इमोशंस से जुड़ा हुआ है, और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश हमारा क्लोज अलाइज, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिचुएशन है बांग्ला इंडिपेंडेंस मूवमेंट। बांग्ला इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर जो है रोल ऑफ इंडिया अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे तो हमारे बांग्लादेश के साथ डीप टाइज़ हैं, हमारे बांग्लादेश के साथ डीप टाइज़ हैं, यानी गहरे संबंध हैं। लेकिन क्या ये गहरे संबंध शुरू से आखिरी तक एक जैसे हैं या थोड़ा सा इनमें चेंज है? इन चीज़ों के बारे में हमारे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, या इन चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो बांग्लादेश जो है, इसको अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। मैं 1971 वॉर और बांग्लादेश के फॉर्मेशन के ऊपर नहीं जा रहा। यहाँ दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक है आवामी लीग और दूसरी है बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये दो इम्पॉर्टेंट पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी और कांग्रेस इंडिया के अंदर है, ऐसे ही आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यहाँ है। आज के दिन इन्हें चलाने वाली हैं शेख हसीना और दूसरे पार्ट को चलाने वाली हैं खालिदा ज़िया, बेगम खालिदा ज़िया। और यही दोनों की दोनों जो पार्टी हैं, ये पूरे के पूरे सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग चलाती हैं। अगर यहाँ देखेंगे तो शेख हसीना जो हैं, ये पार्टी, इनकी पार्टी शेख हसीना वही हैं जिनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान थे। शेख मुजीबुर रहमान थे। और जब इन्हीं की पार्टी को मैक्सिमम परसेंटेज में वोट्स मिले, यही की पार्टी जो है आगे मतलब इन्हीं की पार्टी को इलेक्ट किया गया और वोट्स मिले, तो पाकिस्तान ने इन्हीं को रिजेक्ट कर दिया था। और यही रीज़न है कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो मतलब उनको इंडिया ने सपोर्ट किया, और इंडिया ने सपोर्ट करने के बाद बांग्लादेश अलग हुआ। और उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान 1971 में प्रीमियर बने, लेकिन 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान को फांसी दे दी गई। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान को फांसी दे दी गई। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान के भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। उसके बाद शेख हसीना जो उस समय पर काफ़ी यंग रही होंगी, उनको और उनकी छोटी बहन को उनकी बहन को इंडिया ने काफ़ी सपोर्ट दिया। इंडिया के इंदिरा गांधी जो उस समय पर प्रधानमंत्री थी, उन्होंने काफ़ी सहायता की और किसी तरीके से उनको सर्वाइव, मतलब एक पॉलिटिकल असाइलम दिया। उसके बाद जब पॉलिटिकल पार्टीज ने सिस्टम को चेंज किया, बांग्लादेश में सिस्टम चेंज हुआ, तो दोबारा इनको ये वापस गई और उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर उसको रिवाइव करके एस्टैब्लिश करना शुरू किया। यानी इनके कांग्रेस पार्टी और इंडिया के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में BNP कहते हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में BNP कहते हैं, ये BNP जो है ये कहीं ना कहीं बंगाली नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। और इसके अंदर रेडिकलिज्म ऑफ इस्लाम वाला एक फैक्टर भी मौजूद है। और तीसरी सबसे बड़ी खास बात इस पार्टी के साथ, बंगाली नेशनलिस्ट पार्टी के साथ ये है, बंगाली नेशनलिज्म को बढ़ावा देने वाली बंगाली नेशनलिस्ट पार्टी के साथ ये है कि ये कहीं ना कहीं प्रो चाइना एंड प्रो पाकिस्तान है। ये जो है ये कहीं ना कहीं प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तान पार्टी है और रेगुलरली उनको सपोर्ट करती है। और ये इंडिया को गुंडई करने का आरोप लगाती है। और ये कहीं ना कहीं नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे
तो एंटी इंडिया स्टैंड है। इसी पार्टी के सपोर्टर्स का बड़ा सेक्शन जो इस पार्टी के सपोर्टर्स का है, उसका मानना ये है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहिए था। ऑल ऑफ इट वाज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ इंडिया। ये जो पूरी की पूरी थी, ये भारत की ही कॉन्स्पिरेसी थी, भारत का ही षड्यंत्र था, जिसके चलते पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया। ऐसे सिचुएशन के अंदर कहीं ना ये जो पूरा का पूरा कंट्री है, इसके अंदर दो ओपिनियन इंडिया को लेकर हमेशा बने रहते हैं। इसके अंदर इंडिया को लेकर हमेशा दो ओपिनियन बने रहते थे। लेकिन सिचुएशन इंडिया के फेवर में तब आना शुरू हुई, सिचुएशन जो है वो इंडिया के फेवर में 2008 से आना शुरू हुई, जब 2008 के अंदर आवामी लीग ने पार्टी बनाई और आवामी लीग गवर्नमेंट के अंदर आई। आवामी लीग की मतलब आवामी लीग की गवर्नमेंट आई और 2008 से लेकर 2020 के आसपास तक कॉन्टीन्यूसली आवामी लीग की सरकार है और शेख हसीना जो है वो लगातार सत्ता में बनी हुई है। यानी प्रो इंडिया गवर्नमेंट नहीं है, मतलब प्रो इंडिया गवर्नमेंट है, एंटी इंडिया गवर्नमेंट यहाँ मौजूद नहीं है इस समय पर। और यही रीज़न है पिछले 10 साल 12 साल के अंदर इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस जो हैं वो अपने चरम पर रहे हैं। इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस है अपने पीक पर रहे हैं। लेकिन सिचुएशन यहाँ से थोड़ी सी बदलती हुई नज़र आती है जब इंडिया के अंदर, अब यहाँ बांग्लादेश को एक देखा जाए तो ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। और इस मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री के अंदर जो है मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 90% के आसपास हैं। मुस्लिम्स जो हैं वो 90% के आसपास हैं और सारे के सारे बंगाली कल्चर को फॉलो करते हैं। बंगाली कल्चर के नाम पर ही ये देश बना था। अब दूसरी सिचुएशन सबसे बड़ी ये इंडिया के अंदर है कि इंडिया के अंदर यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है और इंडिया के अंदर यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, जिसके ऊपर आरोप लगता है कि ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स करती है। इसके ऊपर आरोप ये है कि ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है। अब हिंदुत्व की पॉलिटिक्स अगर की जाए और दूसरी तरफ आप CAA और NRC का बिल लेकर आए और इसके साथ कहीं ना कहीं अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा लेकर आए, अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर काम करें, तो ये एक रीज़न हमेशा से रहा कि हिंदुत्व पॉलिटिक्स, CAA NRC और अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं टेकन एज एंटी इस्लाम आउटसाइड द वर्ल्ड, दुनिया में, बाहर की दुनिया के अंदर इसे कहीं ना कहीं एक तरीके से एंटी इस्लाम की फॉर्म में देखा जा रहा है। जब इसे एंटी इस्लाम की फॉर्म में देखा जाएगा तो उसका इम्पैक्ट मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री यानी बांग्लादेश के ऊपर भी पड़ेगा। और इसी वजह से देयरफॉर बांग्लादेशी people used to think India as anti-Islam, और ये जो है ये एंटी इस्लाम की तरीके से देखा जाता है। यानी बांग्लादेश के लोग भी इंडिया को अब एंटी इस्लाम की फॉर्म में देखना शुरू कर चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में एक एंटी इंडिया माइंडसेट बांग्लादेश के अंदर डेवलप हो चुका है, जिसे एंटी इंडिया माइंडसेट जो डेवलप हो चुका है इसे बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी से लेकर दूसरी पार्टियां भुनाती हैं। और इसकी वजह से ये जो एंटी इंडिया स्टांस है, माइंडसेट है, ये थ्रेट टू आवामी लीग गवर्नमेंट है,
और यही एक रीज़न भी होता है कि आपकी गवर्नमेंट का एक कदम इंटरनेशनल लेवल पर भी कितना चैलेंजिंग हो सकता है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसी सिचुएशन अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो बीएनपी मजबूत होती जा रही है, और जैसे जैसे बीएनपी मजबूत होगी, आवामी लीग गवर्नमेंट कमज़ोर होगी, यहाँ पर 2 नए प्लेयर्स की एंट्री होना शुरू हो जाता है, बल्कि 3 नए प्लेयर्स। अब यहाँ जो 2 से 3 नए प्लेयर्स हैं वो कौन कौन हैं? अब बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी को देखा जाए तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ बांग्लादेश, फॉरेन पॉलिसी ऑफ बांग्लादेश अगर देखी जाएगी तो ये फॉरेन पॉलिसी ऑफ बांग्लादेश 4 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। एक तो इंडिया, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा म्यांमार और चौथा चाइना। इन 4 फैक्टर्स पर बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसाइड होगी। इसमें सबसे ज़्यादा जो एंटी और प्रो रेटोरिक है या एंटी और प्रो की जो पॉलिटिक्स है वो इंडिया से को रिलेटेड है या इंडिया से रिलेट होकर आगे बढ़ती है। इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसी यानी इंडिया के घर में जो चल रहा है, इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इंडिया की फॉरेन पॉलिटिक वो फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की ट्रेड पॉलिसी, ये सारी की सारी बांग्लादेश के ऊपर असर डालती हैं। हालांकि बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा कंसेशंस दे रखी हैं, लेकिन जिस तरीके से म्यांमार को लेकर रोहिंग्या मामला था, म्यांमार को लेकर रोहिंग्यान मामला था, ऐसी सिचुएशन में रोहिंग्या के इशू को लेकर और ख़ासकर उसकी एट्रोसिटीज़ को लेकर, वार क्राइम के इशू को लेकर इंडिया वॉज नॉट श्योर अबाउट इट्स स्टैंड। इंडिया जो है वो अपने स्टैंड के लिए श्योर नहीं था। इंडिया वॉज नॉट श्योर अबाउट इट्स स्टैंड। भारत अपने स्टैंड को लेकर संतुष्ट नहीं था, या मतलब भारत क्लियर नहीं था, उसको बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना ने बांग्लादेश का सपोर्ट कर दिया और कहीं ना बांग्लादेश का सपोर्ट किया और म्यांमार के अगेंस्ट गया, जिससे चाइना को एक एज मिल गई। चाइना को बांग्लादेश की एक एज के अंदर एक एज मिल गई। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं तो सिचुएशंस बदलती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे में परिस्थितियां जो हैं, ऐसे में जो सिचुएशंस हैं वो लगातार बदलती हुई नज़र आ रही हैं। अब इंडिया के अंदर अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी यानी घरेलू राजनीति, वो हिंदुत्व पॉलिटिक्स, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में म्यांमार का इशू जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रेड पॉलिसी में आप बांग्लादेश को $1 ट्रिलियन रखा लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं और बहुत सारे दूसरे जो अमाउंट्स हैं वो आप इनको बेनिफिट में दे रहे हैं। वो सब चीज़ें ठीक हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम असलियत में चाइना की एंट्री से होती है। और जिस तरीके से रोहिंग्या मामलों के अंदर, जिस तरीके से रोहिंग्यान मामलों के अंदर रोहिंग्या इशू में म्यांमार के अगेंस्ट चाइना ने खुलकर स्टैंड लिया, वही बांग्लादेश के अंदर एंट्री ऑफ चाइना होता है। अब एंट्री ऑफ चाइना होती है तो चाइना की तो फॉरेन पॉलिसी क्या है? डेट। सबसे पहली बात जो आप देंगे वो चाइना तो कहेगा खुलकर पैसा लो, डेट जितना लेना है लो। दूसरा इन्वेस्टमेंट जितनी चाहते हो कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट। तीसरा उसके बाद ट्रेड बेनिफिट्स जितना चाहते हो दे दो। चाइना असलियत में शुरू में जब भी किसी देश में एंटर करता है, वो किसी भी देश की गवर्नमेंट से जो बात शुरू करता है, वो भाई कोई भी एक देश हुआ, खासकर बांग्लादेश जैसा डेवलपिंग नेशन हुआ, उनको चाहे वो आवामी लीग हुई चाहे वो बीएनपी हुई, 10-12 साल से आवामी लीग की सरकार बांग्लादेश में है। खाली शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में है, लेकिन शेख हसीना की जो सरकार है उसकी खास बात ये है कि उसे उसकी
उसे बाकी सब चीज़ों से तो उसने बांग्लादेश को आगे निकाल लिया, लेकिन अब उन्हें डेवलपमेंट दिखाना है कि बांग्लादेश में डेवलपमेंट हुआ। अब उस डेवलपमेंट को दिखाने के लिए उनके सामने चैलेंज सबसे बड़ा ये है, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपनी किसी भी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करे और डेवलपमेंट दिखाए, अपनी यंग जनरेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। भारत के पास उतना पैसा नहीं है, उतना डेट देने के लिए लोन नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। यहाँ कहीं ना कहीं चाइना जो है इस चीज़ का बेनिफिट उठाता है कि उसके जो तिजोरियाँ हैं वो भरी पड़ी हैं और अंधाधुंध पैसा लुटा रहा है और किसी तरीके से इस देश के ऊपर भी डोमिनेट करना चाहता है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो बांग्लादेश को एक सबमरीन दी गई। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो चिटगांग पोर्ट डेवलपमेंट, मांगला पोर्ट डेवलपमेंट, इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत सारे रेल प्रोजेक्ट्स चाइना की तरफ से किए जा रहे हैं, बहुत सारे रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चाइना की तरफ से किए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ब्रिजेस चाइना की तरफ से किए जा रहे हैं, पावर सेंटर्स जो है मतलब पावर जो ग्रिड्स हैं वो चाइना की तरफ से लगाई जा रही हैं। तो यहाँ धीरे धीरे चाइना इंटरफियर या एंटर करता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि बांग्लादेश और इंडिया का जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस है वो है टेक्सटाइल। इंडिया और बांग्लादेश जो है वो टेक्सटाइल की मार्केट, मतलब इंडिया और बांग्लादेश दोनों टेक्सटाइल के बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं। ऐसे में बांग्लादेश को इंडिया कभी भी नहीं अपनी मार्केट्स में फ्री एंट्री दे सकता और बांग्लादेश इंडिया को फ्री एंट्री नहीं दे सकता। ऐसी सिचुएशन के अंदर चाइना आ जाता है जो टेक्सटाइल के अंदर बांग्लादेश को अपने मार्केट्स में अलाउ कर सकता है, ताकि क्योंकि वो बहुत बड़ा उसके लिए टेक्सटाइल एक सेक्टर है लेकिन इम्पॉर्टेंट या ओनली सेक्टर नहीं है। इसीलिए चाइना इंडिया बांग्लादेश को अपने देश में इन टेक्सटाइल के मामले में एंट्री दे सकता है और दी है। बहुत सारी जो टैक्स की जो रिबेट्स हैं, टैक्स के कंसेशंस हैं वो भी दी हैं। अब टैक्स कंसेशंस दी, टैक्स रिबेट्स दी, जिसका असर सीधा सीधा कहीं ना कहीं बांग्लादेश की गवर्नमेंट के ऊपर भी पड़ा। बांग्लादेश की गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट हुआ और वो प्रेशर इस तरीके का है कि अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट को कहीं ना एक लेवल पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दो बार सोचना पड़ रहा है कि क्या पूरे तरीके से बांग्लादेश जो है वो इंडिया की तरफ ही टिल्ट रहे या अपनी डेवलपमेंट के लिए चाइना का सपोर्ट लेना उसके लिए सही है, या सही है तो कितना सही है, किस हद तक सही है। यहाँ जब सोचना शुरू हो जाए तो यहाँ चाइना को एक एज मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या यूँ कहें कि इंडिया के पास खोने के लिए यहाँ बहुत कुछ है और चाइना के पास पाने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे में बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी जो है वो बैलेंस, जो सबसे अच्छी पॉलिसी बांग्लादेश की निकल कर आ रही है वो है बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बैलेंस ऑफ पावर की पॉलिसी निकल कर आ रही है इंडिया और चाइना के बीच में। अब इंडिया और चाइना के बीच में अगर ये बैलेंस ऑफ पावर की पॉलिसी निकल कर आ रही है तो ऐसे में यही बैलेंस ऑफ पावर की पॉलिसी नेपाल ने भी चाइना और इंडिया के बीच में की थी और इंडिया ने यहाँ गलती की, चाहे वो ब्लॉकेड के मामले में हुआ चाहे कुछ भी हुआ। इंडिया ने नेपाल को ज़्यादा दबाया। बांग्लादेश के साथ ऐसा नहीं है। इंडिया बांग्लादेश को नेपाल की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। उसके पीछे दो रीज़न। सबसे पहला, इंडिया को अपने नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए बांग्लादेश की ज़रूरत है। दूसरा, बांग्लादेश के पास अपना एक कोस्टल रीजन है, सी कोस्ट है। अगर इंडिया से नहीं भी बनेगी तो भी वो मामले को सेटल डाउन कर सकता है। तो शॉर्ट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया को बांग्लादेश की जितनी ज़रूरत है, तो बांग्लादेश को अगर इंडिया की ज़्यादा ज़रूरत है तो इंडिया को भी बांग्लादेश की उतनी ही ज़रूरत है। और ख़ासकर जब ये गेम बैलेंस ऑफ पावर पर हो जाएगा तो इंडिया को सोच समझकर चलना पड़ेगा। एक बहुत ही कॉशियस स्टेप्स लेनी पड़ेंगी। इन्हीं कॉशियस स्टेप्स के चलते लेने की ज़रूरत पड़ेगी और इन्हीं कॉशियस स्टेप्स के चलते धीरे धीरे इंडिया को कदम फूंक कर रखना पड़ेगा कि चाइना कहीं ज़्यादा एज ना ले जाए, या बांग्लादेश जो है वो चाइना का नाम ले लेके इंडिया से बहुत ज़्यादा कंसेशंस भी ना ले जाए। तो दोस्तों, इस फॉरेन पॉलिसी को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, नज़र बनाए रखेंगे। जैसे ही कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट होती है मैं लगातार आप लोगों को गाइड करता रहूँगा, बताता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, अपने दोस्तों को बताना ना भूलें। यूपीएससी प्रिपरेशन में आपका साथी हूँ। धन्यवाद।